तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाता है। तो थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि थेल्स थ्योरम होती क्या है। तो थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में आप कोई भी दो साइड्स को ज्वाइन करते हैं बाय ए लाइन, तो अगर वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, तो जो डिवीजन ऑफ साइड्स होता है जिस रेशियो में, वो इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है कि इन अ ट्रायंगल, a line joining two sides of a triangle is parallel to the third sides, then the sides are divided in the equal ratio। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे इस ट्रायंगल में आप देखिए, तो इस ट्रायंगल में दो साइड ए बी और ए सी को एक लाइन डी ई जो है वो ज्वाइन कर रही है। तो कहता है थेल्स थ्योरम कि इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, दो साइड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर थर्ड साइड के पैरेलल है, देन तो जिस रेशियो में साइड्स डिवाइड हो रही हैं, जैसे ए बी डिवाइड हो रही है ए डी अपॉन डी बी में, और ए सी डिवाइड हो रही है ए ई अपॉन ई सी में, तो ये जो रेशियोज होते हैं ये इक्वल होते हैं। यही थेल्स थ्योरम कहता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस ट्रायंगल में जो ये एडी ट्रायंगल है, इसकी दो अल्टीट्यूड्स बना लेते हैं, क्योंकि हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी। इसकी हमने दो अल्टीट्यूड्स बना ली, और हम क्या करते हैं कि नीचे ये जो डीई और बीसी पैरेलल लाइंस है, इन पैरेलल लाइंस में दो ट्रायंगल्स सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल ये बन गया डीबीई, और एक दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, एक दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं डीई सी। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया है। तो अब हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, इसको M और इसको L। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, अगर हम ट्रायंगल ADE के एरिया की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं थेल्स थ्योरम को। अगर हम ट्रायंगल ADE के एरिया की बात करें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा वो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस, मतलब AE अगर बेस है तो उसकी करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड जो होगी DL होगी, AE इंटू DL हो जाएगा। और दूसरा तरीका है ये निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, सेम ट्रायंगल का एरिया हम दूसरे बेस और उसके करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड से निकालते हैं। तो अब अगर हम AD को बेस लेते हैं, तो उस पर पड़ने वाली जो हाइट है वो EM हो जाएगी। अच्छा, ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे क्योंकि सेम ट्रायंगल्स के एरिया है। ठीक है, तो पहला स्टेप आप सबको समझ में आ गया कि हमने एक ही एडी ट्रायंगल का दो तरीके से एरिया निकाल लिया। अच्छा, अब देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स जो होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स जो होते हैं, उनमें हाइट जो है वो एक ऑल्टीट्यूड जो होती है उनकी, वो ट्रायंगल के बाहर भी ड्रॉ होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर आप इसकी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इस वर्टेक्स से, तो इस वर्टेक्स से जब आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो देखिए ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ट्रायंगल के बाहर इसकी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ हो रही है, ऑल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर। ठीक, और तो अब यहाँ पे देखिए, अपना ट्रायंगल DBE जो है वो एक
ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल डीबी इज ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो मैं ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई की अगर बात करूं और ट्राइंगल डीबीई की बात करूं तो वो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है और उसकी जो ऑल्टीट्यूड होगी वो ट्राइंगल के बाहर होगी। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि विजुअलाइजेशन इजी हो जाए। डीबी में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने ट्राइंगल डीबीई ड्रॉ किया है, वो जो कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है डीबीई। तो उसकी जो ऑल्टीट्यूड होगी वो ट्राइंगल के बाहर जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो EM है वो उसकी ऑल्टीट्यूड है और वो ट्राइंगल के बाहर बन रही है। तो अगर डीबी का एरिया लिखा जाए तो वो हो जाएगा 1/2 बेस होगा डीबी और हाइट होगी EM। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, अब डीबीई का एरिया हो गया। अब दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल DEC का एरिया हम लोग निकालेंगे। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल DEC का, मैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल DEC यहाँ बना देता हूँ। DEC और इस पे पड़ने वाली जो हाइट है वो DL। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC अगर हम लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हो जाएगा EC और हाइट जो है वो हो जाएगी DL। ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 इक्वेशंस बनाई। पहली 2 इक्वेशन जो थी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की थी, अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स लेके उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस को मल्टीप्लाई करके फिर हमने एरिया निकाला था। और डीबी का एरिया हमने निकाला तो वो DB इंटू EM अपॉन 2 आया। तो यहाँ पे हमारे 4 इक्वेशंस आ गई। ठीक है, चारों इक्वेशंस एक ही जगह पे लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो पहले हमने निकाला हाफ इंटू AE बेस लिया था तो DL हाइट ली थी और फिर इसी ट्रायंगल का एरिया हमने दूसरे हाइट से निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो हमने हाफ इंटू AD जब बेस लिया था तो उस पर पड़ने वाली हाइट EM ली थी। ठीक है, फिर हमने निकाला ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE निकाला। तो DBE का जो एरिया आया था 1/2 इंटू TB मल्टीप्लाइड बाई EM आया था। और फिर हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का जो कि आया है 1/2 इंटू EC इंटू DL। ये 4 इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। ठीक है,
ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 इक्वेशन हमने फाइंड। अब देखिए, अब आपको रेशियोज बनाने हैं। आपको क्या प्रूफ करना था? आपको प्रूफ करना था कि AD ऑन DB जो है वो AE और EC के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले हमें AD और DB का रेशियो बनाना है। ठीक है, AD और DB का रेशियो बनाना है। तो हम क्या करें, इक्वेशन सेकंड को, क्योंकि इक्वेशन सेकंड में AD है, और इक्वेशन थर्ड को, क्योंकि उसमें DB, डिवाइड कर दें। ठीक, तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। जैसे अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे, तो अब लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EM अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EM। EM से EM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा AD अपॉन DB। ये हो जाएगी आपकी, मान लेते हैं, फिफ्थ इक्वेशन। अब आपको सेकंड रेशियो क्या चाहिए? सेकंड रेशियो क्या चाहिए? सेकंड रेशियो चाहिए AE अपॉन EC का। तो देखिए, AE आ रहा है फर्स्ट में, और EC आ रहा है फोर्थ में। तो डिवाइड करिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 4। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC is equal to 1/2 into AE into DL upon 1/2 into EC into DL। DL कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, ये हो गया AE अपॉन EC। ये हो गया इक्वेशन। अब बस आपको फिफ्थ और सिक्स्थ को इक्वल करना है। तो बताइए भाई, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वल कैसे होगी? देखो, फिफ्थ और सिक्स्थ दो रेशियो इक्वल तभी होते हैं जब इक्विवेलेंट रेशियो तभी बोले जाते हैं जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोई दूसरा रेशियो आ जाए। ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट रेशियो होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप LHS को देखें, तो यहाँ पे न्यूमरेटर AD ही है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर AD ही है। ठीक है, दोनों ही LHS में, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 5 के LHS में ऊपर AD ही है, और इस नीचे भी न्यूमरेटर जो AD है, और इसका डिनोमिनेटर DBE है, और इसका डिनोमिनेटर DEC है। अच्छा, DBE और DEC का एरिया भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? DBE और DBC का एरिया इक्वल इसलिए होगा क्योंकि दो ट्राइंगल्स अगर वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, दो ट्राइंगल्स अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आपने बनाए हैं, जैसे देखिए DBE और DEC ट्राइंगल जो बनाए हैं, DBE और DEC, ये जो दो ट्राइंगल बनाए हैं, ये सेम पैरेलल्स के बीच में है। सेम पैरेलल्स मतलब DE और BC के बीच में आ रहे हैं, और इनका बेस भी सेम है। दोनों का बेस क्या है? DE है। DE साइड दोनों में बेस का काम करिए, DE यहाँ भी है और DE यहाँ भी है। तो ऐसे ट्राइंगल्स जिनका एरिया सेम बेस और ऐसे ट्राइंगल्स जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में आते हैं, उनका एरिया जो है वो इक्वल होता है। तो आप क्या लिखेंगे? ट्राइंगल्स
on same base and between same parallels are equal in area. Therefore, AD upon DP is equal to AE upon EC. यही आपका थ्योरम का ओके। थैंक यू। अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और इसी तरह से आप लोग और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।